Hello students, I am Ashish Chawla, Max lecturer in Resonance Adventure Private Limited. ओके बेटा, जैसे कि हमें मालूम है कि क्लास 10th के जो टर्म 2 के जो एग्जाम इस बार होने वाले हैं वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाले हैं। इसके लिए बोर्ड ने सैंपल पेपर भी रिलीज किया है और उसको उसकी एनालिसिस हमने करी है और उसी एनालिसिस को लेके हम यहाँ पर आए हैं। मैक्स में जैसे कि बात है कि दो तरह के पेपर्स आएंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो हम एनालिसिस करने वाले हैं बेसिक पेपर की। तो जो हमने पेपर का एनालिसिस किया जो बोर्ड ने रिलीज किया है, तो वो बेटा जो पेपर है टोटल 3 सेक्शन से डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए contains 6 questions, each of carry 2 marks. In section A there are 2 internal choices will be provided. सेक्शन बी जो है बेटा वो 3 मार्क्स का है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक इंटरनल चॉइस दी जाएगी। सेक्शन सी की बात करें, अगेन देयर आर 4 क्वेश्चंस, ईच कैरी 4 मार्क्स। इसमें भी आपको एक इंटरनल चॉइस दी जाएगी और इसमें 2 क्वेश्चन जो होंगे वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके जवाब आपको देने होंगे। तो चलिए देखते हैं जो पेपर प्रोवाइड किया गया बोर्ड की तरफ से। बेसिक 1, तो सबसे पहले देखिए जो हमारी यूनिट थी दैट इज एलजेब्रा। इस एलजेब्रा यूनिट में 2 चैप्टर है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इसमें इंटरनल चॉइस दी गई थी। सेक्शन बी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 10 आया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 10 फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछा गया आपसे। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो टोटल वेटेज हो गया 10 मार्क्स का जो सैंपल पेपर में दिया गया था। और बोर्ड की तरफ से एक सिलेबस भी दिया गया था, उस सिलेबस में मेंशन था कि जो एल्जेब्रा चैप्टर था उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सैंपल पेपर जो प्रोवाइड किया गया उसमें भी आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमें दिखे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल से ही आया हुआ है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 विद इंटरनल चॉइस विल बी देयर। तो इसका अगर टोटल काउंट करें सैंपल पेपर में तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन था और जो बोर्ड में जो सिलेबस दिया गया उसमें भी 9 मार्क्स का ही था, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा। सेम वे बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर था, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था और क्वेश्चन नंबर 13 था जो सैंपल पेपर में प्रोवाइड था। तो टोटल वेटेज हो गया 7 मार्क्स का और जो सिलेबस था उसमें भी 7 मार्क्स ही मेंशन थे। आगे बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में एक ही चैप्टर था, दैट इज सरफेस एरिया और वॉल्यूम। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 जो बेटा था वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था हमारा और इनका टोटल वेटेज हो गया 6 मार्क्स का और जो सिलेबस था उसमें भी 6 मार्क्स ही मेंशन थे। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर का नाम था बेटा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो इसमें दो क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 और सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 12 आया था। तो टोटल वेटेज इसका हुआ 8 मार्क्स का और जो सिलेबस में दिया गया था वो भी 8 मार्क्स का ही दिया गया था। तो इस तरह से पूरा हमने एनालिसिस किया है। तो अब देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था और क्या कंसेप्ट था उसका, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो हम अब डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं जो कि सैंपल पेपर प्रोवाइड किया गया था बोर्ड की तरफ से। हम बेसिक का डिस्कस कर रहे हैं बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द सेक्शन ए और सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे 2 मार्क्स के थे। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और इस पे जो कंसेप्ट था दैट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स। मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स हम जानते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके कोर्स से हट चुका है, तो ये उसी में बेस क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और इसी क्वेश्चन 1 में आपके पास इंटरनल चॉइस थी। जो इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन था बेटा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही था। ये था बेटा नेचर ऑफ रूट के ऊपर और हम सब जानते हैं नेचर ऑफ रूट हम डिस्क्रिमिनेंट से डिटरमाइन करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी 0 होता है तो रूट्स आर इक्वल और डी लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो ये उसके ऊपर था क्वेश्चन बेटा, नेचर ऑफ रूट के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, अगेन फ्रॉम सेक्शन ए कैरिंग 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन था बेटा सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से और इसका जो कंसेप्ट था दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब 2 सॉलिड को मिलके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। जितने भी हम रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हैं बेटा दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कैप्सूल की बात करूं तो कैप्सूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड विच कंटेन्स सिलेंडर एंड द 2 हेमिस्फीयर एट द एंड। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन ए, अगेन 2 मार्क्स। ये बेटा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से पूछा गया था, दैट इज मीडियन फॉर द ग्रुप्ड डेटा। हमें फॉर्मूला मालूम है मीडियन फॉर द ग्रुप्ड डेटा, दैट इज L plus n by 2 minus CF upon F into H। तो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था
ये मीडियन फॉर द ग्रुप्ड डेटा से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, अगेन फ्रॉम सेक्शन 8, 2 मार्क्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से था, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी। देखिए हम जानते हैं कि एपी को जनरली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बेटा अगेन ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से था। क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था दैट इज मोड फॉर द ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, मोड का फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बेटा सर्कल चैप्टर था। सर्कल के अंदर सिर्फ दो ही थ्योरम्स है हमारे पास कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन बेस्ड था हमारा। इसमें हमारे पास इंटरनल चॉइस विल बी देयर, दोनों ही चैप्टर सर्कल के थे और किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन बी बेटा 3 मार्क्स का था, इसमें हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस थे। सेक्शन बी की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन बी। ओके, सेक्शन बी कैरिंग 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के ऊपर था। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो उसको यूज करते हुए क्वेश्चन पे बेस था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बेटा, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से था। इसमें भी इंटरनल चॉइसेस थी। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम हाइट और डिस्टेंस निकालना सीखते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आइडिया होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिस पे बेस हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बेटा, ये सर्कल चैप्टर से था। अगेन दो ही थ्योरम है, उन्हीं थ्योरम पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। ये वर्ड प्रॉब्लम थी बेस्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम सब जानते ही हैं कि अगर एक नंबर x है तो दूसरे को हम x+1 मान सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बेटा कंस्ट्रक्शन से था। तो कंस्ट्रक्शन में हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन फॉर द सिमिलर ट्राइंगल, ये पार्ट डिलीट कर दिया गया है। ओनली हमें एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना आना चाहिए और सर्कल पे टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, बस यही है जो हमें पढ़ना है और उन्हीं पे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अगेन स्टैटिस्टिक्स से था। यहां पे हमें मीन निकालना था जब आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। तो हम जानते हैं कि एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका मीन निकालना हम सब जानते ही हैं। मीन निकालने के लिए हमारे पास मेथड थे, दैट इज डायरेक्ट मेथड और यू कैन से अज्यूम मीन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड कोर्स से हटा दिया गया। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा केस स्टडी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एक कुछ पैराग्राफ दे रखा था, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी और इन्फॉर्मेशन और उस पर भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जिनके आपको जवाब देने थे। तो इसके बेटा दो पार्ट थे हमारे पास। पहला वही एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के कंसेप्ट पे सॉल्व करना था, फिर कुछ स्पीड डिस्टेंस टाइम का कंसेप्ट लगा के नेक्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बेटा इस सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से था। इसके भी दो पार्ट थे। तो जो पहला पार्ट था उसमें आपको स्फीयर्स का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था। ओके, और दूसरा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन सॉलिड में हमें मालूम है कि जब भी हम एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम्स रिमेन सेम। तो ये बेटा हमने पूरा पेपर का एनालिसिस कर रखा है। हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। तो आज हम सीबीएसई ने जो मैथ्स का बेसिक वाला पेपर रिलीज किया है टर्म 2 के लिए, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन जो है उसको देख लेते हैं। तो पेपर जो है वो 2 आवर्स का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। और ये पेपर में 14 क्वेश्चंस हैं, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी सी। सेक्शन ए जो है उसमें 6 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। और सेक्शन बी जो है उसमें 4 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन है पर यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन ए में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6। हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमने मेथड पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। तो किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पर देखो हम फैक्टराइजेशन यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडल टर्म है 7, करना क्या होता है हमें कुल मिला के,
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 है ना, तो ये कितना हो गया, -18 हो गया। अब हमें मिडल टर्म यानी x का जो कोफिशिएंट है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, ताकि ऐड करने पर यही आए पर मल्टीप्लाई करने पर ये वाली चीज आ जाए। तो इसके लिए वो नंबर हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं ढूंढ सकता हूँ इजीली 9 और 2, पर 9 हमें माइनस का लेना होगा क्योंकि ऐड करने पर -7 भी चाहिए और मल्टीप्लाई करने में भी -18 चाहिए। तो मैं -7x को क्या लिख सकता हूँ अभी, माइनस का 9x प्लस 2x। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं पेयर बना के, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखोगे तो 3x कॉमन है, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से 3, इन दोनों में 2 कॉमन है। इसी तरह पूरे में से x - 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से मिल गया 3x और यहाँ से +2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होने का क्या मतलब है कि या तो ये 0 हो या तो ये, मतलब अगर ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हुआ तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए किसी भी एक को 0 के इक्वल पुट करेंगे। कुल मिला के हमें ये देखना है कि ये 0 कब बनता है। तो ऐसा तब हो सकता है जब या तो ये 0 हो या ये दूसरा वाला 0 हो जाए, है ना। इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 3, और यहाँ से -2/3। तो अगर x 3 होगा तो भी ये 0 बन जाएगा, x -2/3 होगा तो भी ये 0 बन जाएगा। तो ये दो ऐसी वैल्यूज हैं हमारे पास जो इसके लिए इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये क्या हो गए, हमारे रूट्स हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फर्स्ट का और पार्ट है, चॉइस थी हमारे पास। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते थे, इक्वल रूट्स तब होते हैं जब हमारा d जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल होता है। तो d जो है वो 0 हो तब जब इक्वल रूट होते थे। अब d कैसे निकालते थे हम, d निकालते थे हम b² - 4ac से। और bac क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो, b यानी k² - 4ac, a कितना है 3 और c भी 3 है, तो ये हो गया k², 4 3 जा 12, 3 जा 36, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है, क्योंकि आप जानते हो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है ना। इसलिए तो k की यहाँ से वैल्यू आ रही है, एक तो 6 और एक आ रही है -6, तो ये k की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक। आगे बढ़े, चलो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। कह रहा है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 3 क्यूब हैं, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंड एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म, ठीक है। 3 क्यूब है, सबसे पहले तो हर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है हमें दिया हुआ था कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना। मान लेते हैं उसकी साइड a है, तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी, 64 का क्यूब रूट कर दोगे तो ये हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना, 4 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी साइड, ठीक है। किस चीज की साइड आ गई, क्यूब की। अब बोल रहा है ऐसे 3 क्यूब ज्वाइन किए हैं हमने, देखो मान लो कि ये अपना एक क्यूब है, इसको ऐसे 3 क्यूब मिलाकर हमें बनाना था, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये क्या चीज है, ये क्यूबॉइड है। पर हर एक क्यूब की बात करें तो हर एक क्यूब की जो साइड थी वो कितनी थी, 4 थी। तो क्यूबॉइड जो बना है उसके लिए अगर देखें तो ये क्यूबॉइड की लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो हाइट और ब्रेथ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्यूबॉइड जो हमारा बन गया है उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है
वो भी 4 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है कि आप फाइंड करो इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। तो आप जानते हो टीएस से जो होगा क्यूबॉइड का वो कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है अपने को। एल कितना 12, बी 4, तो 12 इंटू 4 मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ 48, बी इंटू एच 4 इंटू 4 16, एच इंटू एल 4 इंटू 12 48। तो ये हो गया 48 प्लस 48 96, 96 प्लस 12 16, सॉरी 96 प्लस 16 इज 112, 112 इंटू 2 इज 224। और क्योंकि ये सरफेस एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यही चीज हमें इसमें फाइंड करनी थी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बोल रहा है एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय अ स्टूडेंट मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन रन्स स्कोर्ड। अब हमें इस डेटा का मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम? मीडियन हम निकालते हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो अब उसमें हमें एक क्लास ढूंढनी होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं CF, जिसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये कैसी आती है? ये आती है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। तो ये अपने 4 है, फिर 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22। तो ये 22 क्या दिखा रहा है? सभी फ्रीक्वेंसीज का सम दिखा रहा है। इसी चीज को हम n बोलते हैं। ठीक है ना, तो n क्या है अपना 22 है। तो अगर मैं n/2 पूछूं तो 22/2 दैट इज 11। तो n/2 तो आ गया 11। अब मीडियन क्लास कैसे मिलता है? n/2 जो भी आया है उससे जस्ट बड़ा नंबर CF में ढूंढो। ठीक है, 11 से जस्ट बड़ा कौन है? 15 है। तो ये जो क्लास मिली ना, इसी क्लास को हम क्या कहते हैं? मीडियन क्लास कहते हैं। अब इस क्लास से हमें इस फॉर्मूले में जो भी चीजें यूज होनी है वो सब मिल जाएंगी। तो मीडियन क्लास में जो भी क्लास मिली उसका लोअर लिमिट ही L है यहाँ पर। ठीक है, n/2 आपके पास ऑलरेडी है। CF होता है जो भी आपकी मीडियन क्लास है उससे पिछली वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही हम CF कहते हैं। तो CF कितना हो गया 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी, जो भी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 इंटू H होता है क्लास साइज। कितना साइज है इस क्लास का? 20। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये हो गया 5 4 जा 20, 11 माइनस 10 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4, और ये 40, 40 प्लस 4 इज 44। तो यही हमारा हो गया मीडियन। क्लियर है? तो हमें इस क्वेश्चन में मीडियन ही फाइंड करना था। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4 9 14 एंड सो ऑन। क्लियर? आगे है इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, है ना, अगर फर्स्ट टर्म को 6 कर दें एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम देन राइट द न्यू AP। अगर कॉमन डिफरेंस पहले वाला ही रखें, फर्स्ट टर्म को ये 6 कर दें, तो नया AP क्या होगा? सिंपल है, पहले AP क्या थी 4 9 14 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी टर्म में से उससे पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपना कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 9 माइनस 4 कितना आ गया 5। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब वो कह रहा है एक AP लिखनी है जिसका फर्स्ट टर्म 6 होगा। लो, ये फर्स्ट टर्म हो गया 6 और कॉमन डिफरेंस पहले वाला ही रखना है। तो कॉमन डिफरेंस अगर 5 है तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में 5 ऐड कर दो, है ना।
और अगला टर्म कैसे आएगा, इसमें 5 ऐड कर दो, है ना, इसी तरह चलते जाओ। तो अगर एपी देखें तो क्या हो गया 6, 11 और 16 एंड सो ऑन, तो ये हमारी नई एपी बन गई। क्लियर है, यही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे बोल रहा है कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मोड दिया हुआ है 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x जो मिसिंग है ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है, तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें टेबल दी हुई है, सबसे पहले तो हमें मोड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड कैसे निकालते हैं हम, मोड इज गिवन बाय L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें हमें मिलेंगी मॉडल क्लास के मिलने के बाद। अब मॉडल क्लास कहाँ से मिलेगा, मॉडल क्लास हमें मिलता है या तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो अपना मॉडल क्लास है, ठीक है। पर यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। क्या पता x सबसे बड़ा हो, क्या पता x 16 से छोटा हो, है ना, हम नहीं जानते। पर क्योंकि हमें उसने बता दिया ना कि मोड कितना है, मोड कितना है 38 है। 38 कौन सी क्लास में होगा, 30 to 40 के बीच में ही तो है ना 38। तो इसलिए ये जो चीज है 30 to 40 वाली क्लास, यही हमारी मॉडल क्लास बन गई। ठीक है, अब इससे हम सब चीजें ढूंढ सकते हैं। इस क्लास की लोअर लिमिट ही L है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहेंगे, इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0, इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहेंगे। क्लियर है, तो ये सब चीजें भी आ गई। F1 कितना है 16, F0 12, 2F1 2 इंटू 16 माइनस F0 12 माइनस F2 x इंटू H होता है वही क्लास साइज जो कि यहाँ पर 10 का है। तो ये अब मोड तो हमें दिया ही हुआ था, कितना था मोड 38, तो ये 30 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया तो 8 बचा। 16 माइनस 12 इज 4, 2 इंटू 16 इज 32 माइनस 12 माइनस x, है ना, इंटू 10। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 32 माइनस 12 कितना हो गया 20, 20 माइनस एक्स, चाहे तो इस 4 को इधर भेज के सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 अपॉन 4 इंटू 10, ये 4 और 10 दोनों को दूसरी तरफ भेज दिया और ये बचा 32, 1 अपॉन 32 माइनस 12 इज कितना 20 माइनस एक्स, तो ये हो गया 1 बाई है ना 8 बाई 40, 1 बाई 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 और x हो गया 20 माइनस 5 दैट इज 15, है ना। तो x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी जो कि कितनी हो गई 15। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है x और y जो है xy एंड mn जो है दे आर टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर DE। ये DE जो है ये हमारा क्या है डायामीटर है, और XY जो है और ये अपना MN है। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये टेंजेंट है, दोनों ही डायमीटर DE के एंड पॉइंट D और E से पास कर रहे हैं, ऐसा हमें बोला गया है। तो हमें प्रूव करना है कि XY और MN जो है वो पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये देखो अब ये सेंटर है अगर, है ना O, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम मिलाते हैं तो हम जानते हैं कि टेंजेंट पर वो लाइन परपेंडिकुलर होती है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसलिए OD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा XY पर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका रीजन हम दे सकते हैं। और सिमिलरली OE जो होगा वो MN पर परपेंडिकुलर होगा, है ना, इसका रीजन आप डाल सकते हो कि लाइन
joining from center to point of contact is perpendicular to the tangent. क्लियर है? ये बात हम यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो, इस वजह से आप लिखोगे कि एंगल ODY जो है वो 90 का हो गया, ठीक है, एंगल ODY 90 और एंगल OEM भी 90। अब आप देखो कि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल नहीं है क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। जब भी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो आप कहोगे कि लाइन पैरेलल है, तो आप कह सकते हो एज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स therefore XY will be parallel to MN। क्लियर है? और हमें यही प्रूव करना था। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। देखो जरा, ये आ गया हमारा, उसी का ही और है ना, चॉइस थी यहाँ पर। कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल है। अब आपको दिया हुआ है AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और BC जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर का है, CD 4 है, तो हमें बताना है AD कितना होगा। क्लियर है? तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम इन पॉइंट्स के नाम रख सकते हैं चाहे तो, है ना, P, Q, R और S। अब आप जानते हो कि किसी भी सर्कल पे अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, है ना, उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। तो अगर ये देखें A से P और A से S इक्वल होगा क्या, तो आप लिख सकते हो कि AP विल बी इक्वल टू AS। सिमिलरली BP और BQ इक्वल होंगे, है ना, ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, BP और BQ इक्वल होंगे। इसी तरह CR और CQ इक्वल होंगे, है ना, और सेम DR और DS इक्वल होंगे। और अगर हम इन चारों को ऐड करें, इसका रीजन तो आप जानते ही हो क्या होगा, कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। हम जब भी किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हमें उसको मेंशन करना होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इन चारों को अगर हम ऐड करें, है ना, तो क्या मिलेगा, देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP AB, CR प्लस DR CD, AS प्लस DS AS प्लस DS क्या बन गया, AD, और BQ प्लस CQ क्या बन गया, BC। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कभी भी कोई सर्कल को कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, तो इसका मतलब होगा कि उसमें जो भी ऑपोजिट साइड है ना, ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। ऐसे केस में AB और CD का सम और AD और BC का सम इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात हमने प्रूव भी कर ली। ठीक है, अब देखो AB जो है कितना था, AB 6 था, दिया हुआ था। CD कितना था, 4 था, ये भी पता है। AD तो हमें फाइंड करना था और BC 7 था, तो 6 + 4 10 और ये 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो AD कितना आ गया, AD आ गया 3 सेंटीमीटर। हमें AD ही फाइंड करना था। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सेक्शन A कंप्लीट हो गया है। सेक्शन B जो है, अब यहाँ पर सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ एक AP है 5 8 11, है ना, हैज 40 टर्म्स।
ये 40 टर्म्स है, इसमें कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म। सबसे पहले तो हमें कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म, और साथ में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, है ना। लास्ट के 10 टर्म जो होंगे उनका सम भी फाइंड करना है। तो एपी है मेरे पास, इस एपी से मुझे दिखा फर्स्ट टर्म जो कि 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, किसी भी टर्म में से उससे पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस एपी में टोटल 40 टर्म है, ये ध्यान रखना, ठीक। लास्ट टर्म पूछ रहा है, तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, 48 टर्म ही तो है। तो हम एक nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जानते हैं जो कि था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके हिसाब से 48 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 39d। अब वैल्यू पुट कर लो, a कितना है 5, d कितना है 3, तो ये हो गया 5 प्लस 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11, है ना। तो ये आ गया 122। ये 48 टर्म यानी लास्ट टर्म आ गया इस एपी का। और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उस एपी के लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालो। तो अब देखो कैसे निकाल सकते हैं लास्ट 10 टर्म्स का सम। लास्ट 10 टर्म कौन सा होगा, 31 से 40, 31 से 48 टर्म ही तो होगा लास्ट के 10 टर्म, ठीक है। तो या तो आप 31 टर्म को फर्स्ट टर्म ले लो, है ना, और 10 टर्म का सम निकाल दो, या तो आप कर सकते हो कि एपी को रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दोगे तो एपी पीछे से शुरू हो जाएगी, अब पीछे से शुरू होगी तो पहले 10 टर्म का सम निकाल दो, तो वो भी लास्ट के 10 टर्म ही, है ना, आएंगे। कैसे भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो हम क्या करते हैं, 31 टर्म निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, a प्लस 30d, a कितना, a 5 और d 3, 90 प्लस 5 है ना 95। तो ये अब मेरे लिए फर्स्ट टर्म का काम करेगा, क्योंकि मुझे लास्ट के 10 टर्म का सम निकालना है ना। तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। अब क्योंकि मुझे अपना लास्ट टर्म पता है क्या है 122, तो ऐसे केस में मैं सम का कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा जिसमें मुझे लास्ट टर्म पता होता है, वो होता है n/2 a प्लस एल। a बोलता है फर्स्ट टर्म को और l बोलता है लास्ट टर्म को। पर यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या है, 31 टर्म है ना, क्योंकि हम 31 से 40 तक निकाल रहे हैं। n कितना हो गया, 10 टर्म्स, और 31 टर्म कितना है 95, और लास्ट टर्म कितना है 122। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया था। तो ये तो हो गया 5 इंटू 2 और 5 और 2 7, 12 और 9 21। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 85 और ये 1000, तो 1085, है ना। तो ये हो गया हमारे लास्ट के 10 टर्म्स का सम, और ये हमारा हो गया लास्ट टर्म। ये दो चीजें हमसे पूछी गई थी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। ये आ गया हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। एक ट्री है, उसका ऊपर का हिस्सा टूट के जमीन को टच कर रहा है और जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा हमें बोला गया है। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ ट्री इज 8 मीटर, है ना। जो ऊपर का पार्ट जो टूटा है उसका लेंथ 8 मीटर है। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, है ना। पूरे ट्री की हाइट एक तरीके से बतानी है, टूटने से पहले क्या था पूरा ट्री। तो देखो, मान लेते हैं कि ये जो है अपना ट्री था, ठीक है। यहां से वो ट्री टूट गया और वो ऐसे आके जमीन को लग गया, ठीक है। और उसने जमीन के साथ क्या एंगल बनाया है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो, ये वाली जो हाइट थी जो टूटी है वो कितनी थी, 8 मीटर, यानी अभी वो ये वाली हाइट है 8 मीटर। तो हमें तो पूरे ट्री की हाइट बतानी है। तो अगर मैंने ये ए बी निकाल लिया तो ए बी प्लस 8 पूरे ट्री की हाइट हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, ये एंगल पता है, इस एंगल के लिए ये क्या चीज है, अब ये ट्री जो है जमीन के साथ हमेशा वर्टिकल होगा, तो वो कितना बनाएगा एंगल, 90 डिग्री बनाएगा जमीन के साथ। तो इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये एसी क्या है, हाइपोटेनस। मुझे क्या चाहिए, ए बी, जो कि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन मिलता है साइन थीटा से, है ना। साइन थीटा हमें क्या बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो थीटा तो 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर हो गया ए बी, हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो ए बी हम फाइंड कर रहे हैं, ए सी हमें पता है 8 और साइन 30 होता है 1/2, तो इसको भेजा उधर तो 8/2 यानी कि 4, ये आ गया ए बी। तो ट्री की हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ ट्री हो गई हमारी 8 पहले से जो ऊपर वाला हिस्सा है और 4 नीचे, तो 12 मीटर है ना, पूरे ट्री की हाइट ही आ गई। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस थी, तो ये इसका और वाला पार्ट है। वो कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, और रोड की विड्थ कितनी है 80 मीटर, ठीक। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the two poles are respectively 60 डिग्री and 30 डिग्री, है ना। उस रोड पर कोई भी एक पॉइंट होगा कहीं पर, उस पॉइंट से जब हमने दोनों पोल्स को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ कुछ दिया हुआ है। तो देखो दो पोल है, इक्वल हाइट है दोनों की, ठीक है, दोनों पोल की हाइट कैसी है, इक्वल है। अब देखो रोड पे कहीं पर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, इस पॉइंट से जब हमने देखा दोनों पोल को, तो एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 और दूसरे का कितना है 30। अब आप बताओ कौन से वाले पोल का 60 होगा और कौन से वाले का 30, इस डायग्राम के हिसाब से बताओ। तो हमेशा ध्यान रखो, अब दोनों अगर सेम ही चीजें हैं ना, दोनों की हाइट सेम है, तो आप जिस चीज के जितना पास रहोगे आपको उतना ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, इसलिए एंगल जो है ज्यादा बनता जाएगा, है ना। तो जो पास है, जैसे सी मान लेते हैं, बी के पास है, डायग्राम में लग रहा है ऐसा, तो जो पास है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर ये 60 होगा और इसका 30 होगा, है ना। क्लियर है। अब ये टोटल जो है रोड की लेंथ कितनी थी 80 थी। तो अगर मैं इस हिस्से को कुछ मान लूं x, तो ये बाकी का हिस्सा कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा ना। क्लियर है। और हाइट तो दोनों की सेम ही है, अगर ये h है तो ये भी h है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को एक एक बार लेता हूं, ए बी सी को ले लेते हैं पहले, है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे x से मतलब है ना, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, है ना। जो भी पॉइंट है दोनों पोल से क्या डिस्टेंस है, मतलब x से मतलब है। तो x कहां पर मिलेगा, बेस में, इस एंगल के लिए बेस में, और दोनों में सेम चीज क्या है, हाइट। तो कंपैरिजन अगर करेंगे भी तो हाइट से ही, तो इसमें हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन ही देखेंगे, है ना, जो कि हो गया tan थीटा, और थीटा यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, और हाइट हो गई ए बी दैट इज h अपॉन बेस कितना हो गया x, tan 60 होता है √3, तो यहाँ से h कितना हो गया x √3, ठीक है। तो इसको रख लिया। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल उठाया, दूसरा ट्राइंगल क्या है EDC। अब EDC में सेम DE अपॉन DC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan 30 डिग्री, है ना। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू DE दैट इज h अपॉन 80 माइनस x, और tan 30 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 80 माइनस x यहाँ, और यहाँ से आ गया h। तो अब आप देखो दोनों इक्वेशन में h की वैल्यू हमने निकाल ली, और क्योंकि h तो सेम ही है, तो या तो आप यूं करो h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, है ना, सेकंड में। तो ये है 80 माइनस x अपॉन √3, और यहाँ से x √3 पुट कर लेते हैं। 80 माइनस x अपॉन √3, है ना, और दूसरा h जो हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया था वो था x √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3, 3x
और ये x उधर आके ऐड हो जाएगा, तो 3x प्लस एक्स इज 4x, तो x कितना आ गया 20, है ना। तो अब हमारा जो पोल है, हमारा जो पॉइंट है वो एक पोल से 20 मीटर दूर है और दूसरे पोल से 60 मीटर, है ना। तो आप कह सकते हो यहां पर कि डिस्टेंस of point is 20 meter from one pole and 60 meter from other. क्लियर है। तो हमें यही बताना था कि वो जो पॉइंट है वो दोनों पोल से कितने कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में देखो जरा क्या क्या है यहाँ पर। पीए और पीबी दो टेंजेंट है, ठीक है। पीए और पीबी दो टेंजेंट है, ओ सेंटर है यहाँ पर। ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का और एपी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। AB जो है कॉर्ड, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्लियर। तो देखो कैसे कर सकते हैं। आप जानते हो कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं तो उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल। इसलिए PA और PB कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि PA मस्ट बी इक्वल टू PB और रीजन दे दोगे टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, तो इस वजह से ये इक्वल हो गए। अब ये जानते हैं हम कि किसी भी, ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है APB, है ना। APB जो क्या है, क्या ट्राइंगल है, ये तो APB एक ट्राइंगल है। तो अब ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं कि अगर दो साइड इक्वल है, यानी AP और BP इक्वल है ना, अभी AP और BP इक्वल है, हम जानते हैं कि दो साइड इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं ना। अगर ये चीज इसके इक्वल है तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये इक्वल होंगे, है ना। तो अब लिख सकते हो इस वजह से कि एंगल PAB, है ना। सो एंगल PAB must be equal to एंगल PBA। ये दोनों को मैं कुछ बोल देता हूं, मान लेते हैं ये दोनों x के इक्वल है ना। अब देखो इसका कारण आपको देना पड़ेगा। कारण आप दे सकते हो, इसमें आप लिख दोगे कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, है ना, सिंपल। अब इस वजह से ट्राइंगल APB में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, ये एंगल x है, ये भी x है और ये वाला 60 है। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो x 2x, 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 120, तो x कितना आ गया 60। x 60 मतलब ये भी 60 और ये भी 60, तीनों ही एंगल 60 60 60 हो गए, है ना। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल, है ना। ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल। ट्राइंगल APB जो है वो इक्विलेटरल है। अब अगर ये इक्विलेटरल है तो आप जानते हो इक्विलेटरल में तीनों ही साइड इक्वल होती हैं और एक साइड AP 6 थी तो कॉर्ड AB भी तो 6 ही हो जाएगा और हमें कॉर्ड AB की लेंथ ही तो बतानी थी। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़े। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, है ना। ये कंजुगेटिव मल्टीपल है 5 के, 3 पॉजिटिव नंबर है और तीनों ही कंजुगेटिव मल्टीपल हैं 5 के। तो आपको, और साथ में सम कितना दिया हुआ है 725, तो आपको बताना है वो तीनों नंबर क्या रहे होंगे। ठीक है, अब देखो 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात करें, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना। तो अगर एक नंबर x हुआ
तो दूसरा x+1 है और तीसरा x+2 है। पर ये कह रहा है तीनों नंबर जो है 5 के मल्टीपल भी होने चाहिए, है ना। तो सिंपल है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये नंबर क्या बन जाएंगे 5x और ये 5x+5 और ये 5x+10, है ना। ये अब हमारे 3 नंबर हो गए। वो कह रहा है इन तीनों के स्क्वायर का सम, है ना। चलो कर देते हैं, इनके स्क्वायर का सम वो कितना है 725। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, और x निकालते हैं। x आ गया तो तीनों नंबर आ जाएंगे, सिंपल। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। 5 5 25 इंटू 2 50, फिर वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। 10 5 50 और, है ना, कितना हो गया 100x। सॉल्व करते हैं। 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 25 75x स्क्वायर प्लस 50 प्लस 100 150x 25 प्लस 100 125 और ये 725 इधर आके माइनस होगा, तो 725 में से 125 माइनस करोगे तो 600 और वो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। अब इसमें आप देखो तो पूरा ही 75 से डिविजिबल है, तो 75 आप कॉमन ले सकते हो, तो बचा x स्क्वायर। 75 2 जा होता है 150, 75 8 जा होता है 600, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो क्या था, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, है ना। x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2, है ना, 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में, पहले दो में, और बाद के दो में माइनस 2 कॉमन है। तो यहाँ से x प्लस 4 और x माइनस 2 बना फैक्टर, और इनको जब 0 के इक्वेट करोगे तो x की एक वैल्यू आ गई -4 और एक वैल्यू आ गई 2। पर हमसे कहा गया था जो नंबर है वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो x नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू 2 जो है वो सही है, पॉसिबल है। तो हमारे जो नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पहला था 5x, है ना, यानी 5 इंटू 2 दैट इज 10, और दूसरा था 5x प्लस 5 यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 5 15, है ना, और तीसरा था 5x प्लस 10 यानी 5 इंटू 2 प्लस 10 दैट इज 20। तो ये तीन हमारे नंबर हो गए जो हम ढूंढ रहे थे। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आ गया हमारा सेक्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पर सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, ध्यान देंगे। पहले है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 एंड 7। दो सर्कल बनाने हैं कंसेंट्रिक, और दोनों की रेडियस दी हुई है, एक की 3 एक की 7, तो बना देते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है वो सर्कल जिनकी सेंटर जो है वो सेम हो, है ना। तो मान लेते हैं ये अपना एक सर्कल हो गया जिसकी रेडियस 3 है, और ये हो गया वो सर्कल जिसकी रेडियस 7 है और दोनों का सेंटर सेम। अब आगे क्या कह रहा है कि ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P विच लाई ऑन द बिगर सर्कल। P को एक पॉइंट है बड़े सर्कल पर ले लेते हैं, इस पॉइंट से छोटे सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाने हैं। तो आप ध्यान दो, कभी भी किसी भी पॉइंट से अगर किसी दूसरे सर्कल पर टेंजेंट बनाने हैं तो आप उस पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, उस लाइन सेगमेंट का OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे।
वो कैसे करते हैं, यहाँ कंपास रखा, आधे से ज्यादा ओपन करते हो एक आर्क, फिर एक आर्क नीचे, फिर यहाँ रखते हो सेम ओपन रखते हुए और इनको ज्वाइन कर लो, है ना। तो ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को जहां भी काट रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, है ना, एम। ये एम जो है ये इस पीओ का मिड पॉइंट होगा क्योंकि बाइसेक्टर है ना। तो एम को अब सेंटर लेकर ओ तक रेडियस लेकर, है ना, एक नया सर्कल बना सकते हैं हम, सिंपल है ना। तो अब इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे काटा होगा, है ना, 2 पॉइंट पे काटा है, यहाँ पर कुछ भी नाम रख लो, ए और ये बी। तो अगर पी और ए को मिला लोगे, है ना, तो ये पी एक टेंजेंट बन जाएगा और पी और बी को मिला लोगे तो ये पी भी दूसरा टेंजेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्कल पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है। पर अब ये करने के बाद आपको स्टेप्स भी लिखने होते हैं, है ना। और स्टेप्स में क्या करना होता है, जो जो आप करते गए, आपने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 3 थी, फिर सेम सेंटर से एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 7 थी, फिर आपने ओ पी को ज्वाइन किया, है ना, और फिर आपने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच कट्स ओपी एट एम, है ना। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी स्टेप्स में। स्टेप्स में कुछ भी ऐसा नहीं लिखना होता जो आपने नहीं किया, जो आप करते जा रहे हो वही अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ, सिंपल, है ना। अगर लिखोगे तो आप ये मान के चलो अगर ये 4 नंबर का है तो 2 नंबर इसके हैं और 2 नंबर इसके हैं, है ना। तो इसलिए आपको स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी हैं, स्टेप्स लिखना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये और है, इसी में चॉइस थी हमारे पास, क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं किस सर्कल पे, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी, which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री, है ना। वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो अगर हम इसको समझें रफली तो ये कहना चाहता है कि ये मान लो आपका सर्कल है, इस पे आपने जब 2 टेंजेंट बनाए होंगे ना, तो ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60 होना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। तो ये कैसे हुआ, देखो समझो, ये सेंटर है। अब मैं जानता हूं कि सेंटर से अगर सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। अब ये क्वाड्रिलेटरल ही तो बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। तो ये दोनों तो ऑलरेडी 90 90 180 हो गए, यानी ये दोनों मिलकर भी 180 होने चाहिए। तो ये 60 है तो ये सेंटर वाला कितना होगा, 120 होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं ये समझ गया अब कि सेंटर पे कितना एंगल बनाना पड़ेगा, 120, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि वो पॉइंट कहाँ लाई करने वाला है जिससे हम टेंजेंट बना रहे हैं, बस ये पता है कि एंगल 60 का बनेगा, तो इसलिए वो पॉइंट नहीं पता। तो सेंटर वाला एंगल ढूंढ लेते हैं, है ना। सेंटर वाला एंगल ढूंढ लिया, 120 है, चलो बनाते हैं हम जो भी कह रहा है वो। क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपना सर्कल हो गया जिसकी रेडियस कितनी है, 6। अब सेंटर पे कितना एंगल बनाना है, 120 का, तो एंगल बना लेते हैं। एंगल बनाना सीखा था, यहाँ पे कंपास रखा, एक आर्क, ये दूसरा आर्क, यही वाला 120 होता है, ये बन गया। और साथ में ये भी जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर यहाँ पर टेंजेंट बनाने हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस लाइन के साथ, तो 90 का एंगल यहाँ बना लेते हैं, ये बन गया 90। इसी तरह यहाँ पर भी, है ना। अब ये दोनों जहां भी मिलेंगे वो 60 का ही एंगल होगा। तो आप इस पॉइंट का नाम रख दो P, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, आपकी इच्छा है वो। तो PA और PB जो है वो हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं जो कि एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, क्लियर है। और सेम वही इसमें भी आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 12th क्वेश्चन जो है इसमें हमें कह रहा है द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ, ठीक है। एज का चार्ट बनाया हुआ है, आपको क्या करना है, फाइंड द मीन एज ऑफ द पैसेंजर्स। तो हमें मीन निकालना है। अब मीन का फॉर्मूला आप जानते हो, है ना, और मीन निकालने के तरीके भी हैं काफी सारे, है ना। एक अज्यूम्ड मीन मेथड है, एक अपना डायरेक्ट मेथड है ना। तो सबसे पहले तो इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना।
तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो जरा, एक तो बनाना है एज के लिए और एक नंबर ऑफ पैसेंजर्स के लिए, जिसको आप फ्रीक्वेंसी कह दोगे बाद में, है ना। देखो तो ये हमारा एज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे हो गए नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी कह देता हूँ। अब देखो एज क्या कह रहा है कि 10 से कम, है ना। अब 10 से कम मतलब 0 से 10, यही तो मतलब हुआ, 0 से 10 के बीच में। तो कितने लोग हैं 0 से 10 के बीच में? 14। तो 0 से 10 के बीच में 14 पैसेंजर्स हैं, ठीक है। इसी तरह आगे 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, तो ये चीज तो मैं समझ गया कि 10-10 का गैप चलेगा, है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। कब तक जाना है? 80 तक जाना है ना। 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, ठीक है। अब आगे समझो, 10 से कम ये है, 20 से कम 44 पैसेंजर हैं। अब 20 से कम में वो लोग भी तो काउंट होंगे जो 10 से भी कम है। तो अगर 10 से 20 के बीच में ही रहना है सिर्फ, तो ये वाले लोग हटाने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो ये 44 में से ये 14 हटा दोगे तो कितना बचा? 30 बचा, है ना। तो इस क्लास में कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। अब देखो इसी तरह सेम, अगर 30 से नीचे, तो 30 से नीचे तो ये वाले भी आ गए ना, तो ये हटा दोगे तो ये बच जाएगा 20 से 30 के बीच में। तो 82 में से 44 हटाओगे तो बचेगा आपका 38, है ना। 38 बचेगा। इसी तरह इसमें से ये हटाओगे तो कितना बचेगा? 80 और 50, 130, है ना। तो 132, तो ये बच गया अपना 52 बच गया, है ना, 52। इसी तरह यहां पर कितना बचा? एग्जैक्ट 50। और आगे ये बच गया अपना 144 से 60 करते तो 61 बच गया ना, 61 बच गया। और 40 और 40, 45 और 40 करते तो 85 हो जाता, तो ये 42 हो गया। क्या हो गया? 42। और लास्ट हो गया 13, है ना, सिंपल। ये हो गया 13। इन सब का सम आपको पता है कितना है? 300 है ना। अब यहां पर सब हम क्या करते हैं फिर? xi निकालते हैं, ठीक है। xi निकालते हैं। xi होता है क्लास मार्क, यानी किसी भी क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। तो वो कितना हो जाएगा? 0 और 10 का 5, 10 और 20 का 15, फिर यहाँ 25, 10 का गैप है इसलिए ऐसा आ रहा है ना। 55, 65 और ये 75, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे आप या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, जिसमें आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर लोगे, पर अगर लग रहा है कि मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होगी तो हम क्या करते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर लेते हैं। उसमें हम एक मीन खुद से लेट कर लेंगे, है ना। क्या करते हैं? हम एक मीन खुद से कुछ अज्यूम कर लेते हैं xi में से। वो कुछ भी उठा सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मैंने मान ली कोई भी हम मिड वैल्यू उठाते हैं तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि होता क्या है, ज्यादातर बीच में से ही कुछ आता है, ठीक है। तो वो निकालने से हमारा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा एवरेज रहता है, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा आसान, ठीक है, ऐसा रहता है। 45 को मैंने मान लिया कि ये हमारा मीन है, ठीक है, मान लिया। तो हम क्या करते हैं? अब सभी xi में से a सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं di बोल देता हूँ, नाम रख दिया di। तो अब देखो ये क्या हो गया? 5 माइनस 45 माइनस 40, 15 सबट्रैक्ट करोगे माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, है ना। ये सबट्रैक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान बन गया, है ना। तो fi और di को मल्टीप्लाई कर दो।
तो FIDI 14 इंटू 4 56 और ये 0, 3 इंटू 3 9 00, 25 इंटू 38 सॉरी 20 इंटू 38 है ना, 38 इंटू 2 कितना हो गया 76, तो माइनस 760, 52 इंटू 10 माइनस 520 है ना, 50 इंटू 0 0, 61 इंटू 10 610, 42 इंटू 2 84 है ना, 13 इंटू 3 39। तो अब जब अज्यूम्ड मीन हम यूज कर लेते हैं तो इस केस में मीन का क्या फॉर्मूला होता है वो ध्यान दो, आप समझो है ना। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI है ना। तो a तो आपको पता ही है 45 है, सिग्मा FIDI इन सब का सम निकालना है आपको, ठीक है। तो कर सकते हो, देखो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26 है ना, ये हो गया 2600 और 60 60 120 और ये 2140, तो 140 और ऐड कर दोगे तो ये 2740 हो जाएगा। पर ये सभी माइनस के थे, ध्यान रखना। अब नीचे वाले ऐड कर लो, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 1700, 90 और 10 100 यानी 1800 और 40 है ना, ये हो गया फिर बाकी का 1840। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, माइनस का 900 है ना, ये आ गया माइनस 900 अपॉन सिग्मा FI हमने निकाला ही था 300 था, तो ये हो गया अपना -3, तो 45 माइनस 3 इज 42, यही अपना रिक्वायर्ड मीन हो गया। क्लियर है, समझ में आई बात। तो अज्यूम मीन का इसलिए यूज किया क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अगर टाइम होता है पेपर में तो आप मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बढ़ जाती है और टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है ना। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई क्योंकि 10 के मल्टीपल्स है ना, मल्टीप्लाई करने में ईजी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया आपका 13 क्वेश्चन जो कि केस स्टडी का है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ये अपने पास एक लाइट हाउस है ना, इसकी हाइट कितनी है 40 मीटर है, ठीक। और यहां से जो बीम है वो कितनी दूर तक हमें दिखा सकती है, डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर तक हम देख पाएंगे इस बीम से। कह रहा है अ शिप एंड अ बोट है ना, एक शिप है और एक बोट है, ठीक है। दे आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, एक शिप और एक बोट दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं है ना। अब आगे कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड द शिप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पर ये लाइन बेस के पैरेलल होता है, इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 ही हो जाएगा और ये वाला 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वजह से अब हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है विच ऑफ द टू बोट और द शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस, कौन जो है वो पास में है, ठीक है। और फिर बताना है फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। अब देखो सिंपल सी बात है, जिस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है उतना ही हम पास हैं। अभी मैंने ये बात समझाई भी थी कि अगर हम किसी चीज को जितना पास से देखेंगे हमें उसको उतना ही ऊपर देखना पड़ेगा, और ऊपर देखने का मतलब वो हमारे बहुत पास है ना। अगर दूर जाते जाएंगे तो हमारी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम होता जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है, अब इसका ज्यादा है तो ये पास में है, और ये क्या चीज है, ये चीज है अपना शिप, है ना। तो शिप जो है वो पास में है और शिप का डिस्टेंस जो है वो हम निकाल देते हैं, इस ये नाम ए बी सी और ये डी हो गया, ठीक है। अब देखो ए बी सी हो गया, तो बी सी निकाल देते हैं। ए डी हमें पता है ऑलरेडी, ए बी हमें पता है 40 है ना, 40 मीटर दिया हुआ था हाइट, तो ये 40 है। तो इस 40 का यूज करते हुए
इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ABC ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में AB अपॉन BC हो गया tan थीटा और थीटा है हमारा 60 डिग्री, है ना। AB हमें दिया हुआ है 40, BC हम निकाल रहे हैं, tan 60 कितना होता है √3, तो यहाँ से BC आ गया 40 अपॉन √3 मीटर, है ना। अब देखो हमसे पूछा गया था कि कौन पास में है, तो कौन पास में था, शिप पास में था। क्यों पास में था, क्योंकि उससे एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, है ना, जो भी था वो ज्यादा था, है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डिप्रेशन मेंशन किया हुआ है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसका ज्यादा है वो उतना ही पास में, जो जितना दूर उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो एज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप is greater, therefore ship is nearer to the lighthouse, है ना। और इसी वजह से हमने यहाँ पर शिप का डिस्टेंस निकाल दिया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो ये हमारा बोट है डी, है ना। ये बोट डी से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। डी से कहां जा रहा है, बी की तरफ। तो हमें ये बताना है यहां पर कि डीबी का डी से बी पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो अब स्पीड हम बता सकते हैं कब, जब हमारे पास डिस्टेंस हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो है ना। स्पीड तो हमें पता ही है ना। डिस्टेंस पता चल गया तो टाइम पता चल जाएगा, है ना। देखो टाइम बताना था, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम बताना है। तो उसके लिए मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ABD और उसमें मुझे मिल जाएगा वही AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री था अभी, और AB 40 है, BD हमें पता, BD हमें निकालना ही है, और tan 30 होता है 1 अपॉन √3। तो यहाँ से BD कितना आ गया 40 √3 मीटर। अब स्पीड दी हुई है बोट की कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये वैल्यू पुट कर दो। डिस्टेंस कितना है 40 √3 और स्पीड कितनी है 20, तो इससे कट गया, तो आपको 2 √3 आवर लग जाएंगे वहां से पहुंचने में। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े। अब देखो यहां पर 14th क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कृष्णा नगर इज अ स्मॉल टाउन इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये कुछ थ्योरी है, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हो, है ना, ध्यान से पढ़ना लेकिन, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है। मेन चीज, इसके पास कुछ डॉल है, डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3, डॉल 4, ठीक है। अब देखो द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंज इन डॉल 2 इज 2:3, है ना। डॉल 1 और डॉल 2 में इसके पास एक ऑरेंज है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एप्पल है, यहाँ ऑरेंज है। दोनों के डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, इन डॉल 3 मेल ऑफ डॉल ब्लू कलर, है ना। ये ब्लू कलर का जो मेल है वो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेंडर है, ठीक है। एंड अ स्फेरिकल हेड, ये हेड जो है वो स्फेयर के जैसा है, ठीक है। दिस स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी, है ना। द रेडियस ऑफ बोथ स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर, है ना। दोनों का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है।
एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल बॉडी की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंज ऑफ इन डॉल 2, है ना। एप्पल और ऑरेंज के सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों के डायामीटर का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, दोनों के डायामीटर का रेशियो दिया हुआ था, D1:D2 दिया हुआ है 2:3, तो D1 हो गया 2 टाइम्स रेडियस और ये 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 से 2 तो कट ही गया ना, मतलब वही है कि रेडियस का रेशियो भी वही है 2:3। अब हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, और ये चीजें क्या है? स्फेयर, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो पहले का हो गया 4πr1² और दूसरे का हो गया 4πr2²। तो 4π से 4π तो कट गया, तो कुल मिला के r1/r2 का स्क्वायर ही तो है, तो 2:3 यानी 2/3 का स्क्वायर हो गया ना, तो ये हो गया 4:9। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। आगे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में कि द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 is melted and its clay is used to make the cylindrical drum in doll 4, है ना। डॉल 3 जो है उसको मेल्ट करके हमने सिलिंड्रिकल ड्रम बनाया, जो कि आप डॉल 4 में देख पाएंगे, है ना। ये देखो ये ड्रम है ना इसके हाथ में, ये बनाया है हमने, ठीक। तो अब आगे क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 3 सेंटीमीटर, ड्रम का रेडियस 3 है तो उसकी हाइट क्या होगी। अब देखो डॉल 3 जो था वो कैसा था? सिलेंडर और उसके ऊपर स्फेयर, और उन दोनों की रेडियस कितनी थी? 3 और सिलेंडर की हाइट कितनी थी? 8, ठीक। तो कभी भी किसी चीज को मेल्ट करके या कोई भी कन्वर्जन हो रहा है तो हमेशा उस केस में जो मटेरियल होता है यानी उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ डॉल 3 will be equal to volume of drum in doll 4, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ डॉल 3 का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस स्फेयर का वॉल्यूम, है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और स्फेयर का होता है 4/3 πr³। सभी की रेडियस सेम है, यहाँ पर जो है इनफैक्ट इसकी रेडियस भी 3 सेम ही है, और ये कैसा बना है? सिलेंडर के जैसा बना हुआ है ड्रम, तो इसका तो πr²h ही हो जाएगा, πr², पर हाइट अलग अलग होगी इसलिए इसकी हाइट को कैपिटल H बोल देते हैं, है ना। अब देखो पाई कॉमन है, r² कॉमन है, तो बचा क्या? यहाँ से h और यहाँ से 4/3 r और यहाँ से कैपिटल H, πr² तो है ही, तो πr² से πr² काट देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। इस सिलेंडर की हाइट थी 8 और रेडियस है 3 और इसकी हाइट हम निकाल ही रहे हैं, तो 3 से 3 कट गया, 8 + 4 = 12 सेंटीमीटर। तो ड्रम की हाइट जो आ गई वो कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप ये आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।